हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास से संबंधित जो भी पीडीएफ होती है, जो क्लास टाइम होता है और जो पेपर कटिंग होती है न्यूज़पेपर का, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी का दिया जाता है और मेंस का दिया जाता है और इसके आधार पर आप अपने प्रिपरेशन को जांचते हैं और साथ ही आपको टेस्ट की समाप्ति के बाद एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्नों को हल करें, इसके बारे में आपको बताया जाता है। तीसरा, आप एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति करते हैं और इसके तहत आपको निर्धारित समय में यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है, जो बॉटम टू टॉप अप्रोच पर और यूपीएससी के बिल्कुल पैटर्न के अनुरूप है। फिर चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेने का अवसर प्राप्त करते हैं और अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 72,000 का है और यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा प्लस कोर्स का वो आप 64,800 में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो 12 मंथ का फीस है वो आप देख रहे हैं कि 69,500 रुपया है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24 मंथ का 1,07,000 सब्सक्रिप्शन फीस है। यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे शंकर वाईटी तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये चारों आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आप तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो एक पर्सनल कोच की ज़रूरत होती है, ताकि आप देश के सबसे प्रतिष्ठित सेवा में और सबसे जो टफ कंपटीशन है उसमें जाने के लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन मिलता रहे और आपके लिखे हुए कंटेंट को वो चेक करके आपको बताएं कि आपकी तैयारी किस तरफ जा रही है, किस तरीके से आपका प्रिपरेशन चल रहा है। उस दृष्टिकोण से आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मच बेटर है और साथ ही आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 रुपये का है
और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT अप्लाई करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 24,750 में आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अनअकैडमी के एक एक या 2 सालों का इसका प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में आपका मार्गदर्शन करूंगा और सामान्य अध्ययन के जो जटिल सेक्शन है उसमें मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। साथ ही आप यूपीएससी जो अनअकैडमी के द्वारा कॉम्बाट की शुरुआत की गई है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसमें इनरोल करके आने वाले कॉम्बाट में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और बहुत सारे ढेर सारे आप एक्साइटिंग प्राइज जीत सकते हैं। इसमें 45 मिनट का ये कॉम्बाट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बाट है, 6 सेक्शन है, रिलेटिव स्कोरिंग होगी, ऑल्टरनेट संडे को ये चलती है। तो आने वाले कमिंग संडे सब के लिए आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही अब यूपीएससी के 2021 का जो प्रीलिम्स है लगभग 6 मंथ बाकी रह गए हैं, तो इसको देखते हुए अनअकैडमी के द्वारा 2021 के प्रीलिम्स और साथ ही 2022-23 के प्रीलिम्स के लिए एक मेगा कोर्स सबकी शुरुआत की गई है। आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। 21 दिसंबर को जो कोर्सेज स्टार्ट हुई है फुली सिलेबस कवर कराया जाएगा। टॉप एडुकेटर आपका मार्गदर्शन करेंगे, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस होगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डॉट सेशन मिलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन सब आपका एक साथ कराया जाएगा। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि 21 दिसंबर को जो बैच सब स्टार्टेड हुई है तो 2021 के लिए मिशन बाइलिंगुअल है, लक्ष्य हिंदी का है, 2021 एक्सपेडिशन इंग्लिश मीडियम का है। इस सब में से इसी तरीके से जो 2022 के लिए है मिशन बाइलिंगुअल है, लक्ष्य हिंदी है और एक्सपेडिशन जो है वो इंग्लिश मीडियम का है। इसी तरीके से आप यहाँ भी जो 23 के लिए स्टार्ट हुआ है उसमें भी आप किसी भी कोर्स में जा सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से और आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर उसमें जा सकते हैं। साथ ही आपके लिए सूचना दे दूं, अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है सो बढ़ने वाला, हाइक होने वाला है। आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान बना रहे हो, आप जल्द से जल्द ले लें। मेरा रेफरल कोड आपको याद होगा, मैंने बताया है, मेरा रेफरल कोड अंकर YT है और इसको आप प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आइए एक बार फिर से आपका मध्यकालीन भारत के सेक्शन में स्वागत है और मैं प्रत्येक दिन 7 AM में स्पेशल क्लास लेता हूं और 7 AM में स्पेशल क्लास लेता हूं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 7 AM के स्पेशल क्लास में पॉलिटी की क्लास चलती है अल्टरनेट डे के हिसाब से और जो वर्ल्ड मैपिंग की क्लास होती है वो चलती है। आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें 7 AM में। बट आज का जो क्लास है, आज का जो स्पेशल क्लास है वो जो है वो 3 PM से स्टार्ट होगा। 3 PM से 4 PM तक ये क्लास चलेगी, जिसमें हम एंशियंट इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री के MCQ सेक्शन पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये कोर्स मैंने शुरुआत की है 2021 के पीटी को ध्यान में रखते हुए। तो आइए एक बार फिर से मुगल काल में आपका स्वागत है और मुगल काल में हम लोग किस किस चीज़ पर हैं अभी। मुगल काल, तो मुगल काल में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को कवर भी कर लिया है। तो एक बार सबसे अब तक संक्षिप्त में अब तक क्या क्या कवर किया है। अब तक मुगल काल में हम लोग बाबर के बारे में जान चुके हैं, इसमें हम लोग हुमायूं के बारे में जान चुके हैं। बीच में एक अफगान साम्राज्य जो आया था शेरशाह और उसके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में, तो शेरशाह के बारे में हम लोग जान चुके हैं। फिर अकबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं और न केवल अकबर के बारे में जान चुके हैं बल्कि मुगल काल के प्रशासन पर अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं। और प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन होती है उसकी जो विशेषता होती है वो हम लोग जान चुके हैं। दूसरा हम लोग इसमें जो प्रांतीय प्रशासन और स्थानिक प्रशासनिक इकाइयाँ थी उस सब के बारे में जान चुके हैं और न्याय प्रशासन के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम मुगल प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न आए हुए हैं, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था और सैन्य प्रणाली पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था थी मुगल काल की, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो मुगल काल का सैन्य व्यवस्था था वो बेसिकली मनसबदारी व्यवस्था पर ही आधारित था।
दोनों को एक साथ समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज जो चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा वो मनसबदारी व्यवस्था और सैन्य प्रशासन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आज चर्चा में रहेगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे, समझेंगे और जहाँ भी दिक्कत होगा तो वैसे होना नहीं चाहिए, हमारी कोशिश होगी कि हर एक चीज़ आप तक पहुँचा दिया जाए, समझा दिया जाए आपको। और जब हम लोग लाइव सेशन में आएंगे तो आपके क्वेश्चन को और क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम मुगल मनसबदारी व्यवस्था में चल रहे हैं। तो सबसे पहले मुगल मनसबदारी व्यवस्था में हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसबदारी व्यवस्था का जो एक फॉर्मेटिंग बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था का प्रयोजक तत्व क्या था। प्रयोजक तत्व का अर्थ हो गया कि इसके लाने के पीछे कारण क्या था, प्रयोजक तत्व क्या था एक। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था लाई गई थी तो इस मनसबदारी व्यवस्था का प्रमुख तत्व क्या था, प्रमुख एलिमेंट क्या थे, प्रमुख तत्व क्या था, वो हम लोग देखेंगे। तीसरा फिर इसमें हम लोग देखेंगे ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी की विशेषता क्या थी, वो देखेंगे कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता क्या थी। और चौथा हम लोग इसमें देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था किस प्रकार सैन्य व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, किस प्रकार सैन्य व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, ये भी देखेंगे। किस प्रकार सैन्य व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, ये भी देखेंगे। और फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ अलग से सैन्य प्रणाली पर भी चर्चा करेंगे, मुगलकालीन सैन्य प्रणाली पर। और फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष कि किस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा था। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो मुगल मनसबदारी व्यवस्था का प्रयोजक तत्व है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक हेडिंग आप लोग भी बना लेंगे, मुगल मनसबदारी व्यवस्था का प्रयोजक तत्व। प्रयोजक तत्व या उसके पीछे लाने का क्या क्या कारण था वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण यह था मुगल मनसबदारी व्यवस्था लाने का कि अकबर एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अकबर एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था और जाहिर सी बात है कि जब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक होगा तो वो साम्राज्य विस्तार का प्रयास करेगा। शासक था और साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, और साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। जाहिर सी बात है कि जब आप साम्राज्य विस्तार करना चाहेंगे, तो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, तो जाहिर सी बात है कि जब आप साम्राज्य विस्तार करना चाहेंगे तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक कुशल और प्लस विशाल सैन्य प्रणाली आपके पास होना चाहिए। एक कुशल और विशाल सैन्य प्रणाली आपके पास होना चाहिए जिसके बल पर आप उत्तर में भी और दक्षिण में भी साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और हम लोगों ने देखा है कि अकबर किस तरीके से उत्तर में भी और दक्षिण में किस तरीके से कदम रखा था। एक दूसरा क्या था कि व्यवस्था में सैन्य व्यवस्था में अनुशासन लाना, सैन्य व्यवस्था में अनुशासन लाना, यह भी एक इसके पीछे रीजन था कि यदि सैन्य व्यवस्था में अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर सैन्य प्रणाली बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकती है। तीसरा इसका उद्देश्य था कि इसके माध्यम से एक केंद्रीय सेना का निर्माण किया जाए, एक केंद्रीय सेना का निर्माण किया जाए, एक केंद्रीय सेना का निर्माण जिसके ऊपर साम्राज्य का विस्तार हो, सब कुछ हो, वह उस पर करना चाहता था। और चौथा, इस व्यवस्था के माध्यम से अकबर क्या चाहता था कि विश्वसनीय एक विश्वसनीय एक विश्वसनीय उमरा वर्ग या प्रशासनिक वर्ग आप कह सकते हैं, एक विश्वसनीय उमरा वर्ग या जो प्रशासनिक वर्ग है वो इसके माध्यम से अकबर तैयार करना चाहता था। विश्वसनीय या उमरा वर्ग या प्रशासनिक क्लास कैडर आप कह सकते हैं, वर्ग तैयार करना चाहता था। तो इन्हीं उद्देश्य से लेकर क्या है कि अकबर के द्वारा अपने शासन काल में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई। और ये जो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो अब इस व्यवस्था की जो मूल तत्वें थे, तो सबसे पहले आप चलिए कि मनसबदारी व्यवस्था की मूल तत्व क्या थी। एक हेडिंग हम लोग बनाएंगे कि मनसबदारी व्यवस्था का मनसबदारी व्यवस्था का मूल तत्व।
व्यवस्था का मूल तत्व। तो मनसबदारी व्यवस्था का जो मूल तत्व है इसको पॉइंट वाइज समझेंगे और उसको एनालिसिस करते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर मनसब क्या था। सबसे पहले तो यही कि मुगल काल में मनसब क्या था। तो यहाँ पर इसको समझेंगे कि मनसब जो था एक प्रकार का ये पद था। पहला पॉइंट तो यही ध्यान में रखेंगे, यह एक प्रकार का पद या ओहदा जिसको आप कह सकते हैं, एक प्रकार का पद या ओहदा था। ठीक है, एक प्रकार का पद या ओहदा था। और यह जो एक प्रकार का पद या ओहदा था तो अकबर के शासनकाल का मूल अभी हम चर्चा करें, और जहाँ जो परिवर्तन होगा जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में, वो हम आपको अलग से में बताएंगे। एक पद और होता है जिसमें निम्न पद अकबर के समय में, जिसमें निम्न पद 10 का था, निम्न पद 10 का था, और उच्चतम पद जो था, और उच्चतम पद जो था वह 5,000 का था। उच्चतम पद जो था 5,000 का था। वो अकबर के शासनकाल में इससे उच्चतम पद भी गया था, वह था 7,000 का मनसब। और ये जो 7,000 का मनसब था, यानी कि न्यूनतम मनसब कितने का था, 10 का ओहदा का था, और जो उच्चतम मनसब था मूल रूप से अकबर के शासनकाल में वो 5,000 का था। केवल दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिसको अकबर के काल में 7,000 का मनसब दिया गया था। इसमें एक राजपूत शासक मानसिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था, और दूसरा अकबर के शासनकाल में मिर्जा अजीज कोका। तो मिर्जा अजीज कोका को, ये दो व्यक्ति अकबर के शासनकाल में जो 7,000 का मनसब प्राप्त किए हुए थे। नहीं तो जितने भी अकबर काल में थे सभी 5,000 उसके कम। लेकिन ये जो 7,000 का मनसब था, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि शाहजहां के समय में ये जो मनसबदारी व्यवस्था का ओहदा होता है काफी बढ़ जाता था। और अकबर के समय में भी जो 5,000 या उस तरह के मनसब होते थे वो शाही राज परिवार के सदस्यों को ही दिया जाता था, अन्य को उससे कम ही। और पूरे मुगल काल में आप देखेंगे तो शाहजहां के पुत्र दारा का जो मनसब था वो सबसे अधिक था, और दारा को 40,000 का मनसब प्राप्त था। दारा सिकोह को 40-50,000 का मनसब, 40,000 का मनसब प्राप्त था, ये याद रखें। इस मनसबदारी व्यवस्था में क्या था कि तीसरा पॉइंट अब याद रखेंगे कि इसमें दो पद होता था, दो टर्म था इसमें, दो पद। इसमें जो दो पद था मनसबदारी व्यवस्था में, इसमें एक पद था जिसको हम लोग जात पद कहते हैं, और दूसरा जो पद था उसको हम लोग कहते हैं सवार पद। तो जात और सवार शब्द से मनसब के व्यवस्था का बोध होता था। इसमें जात मनसब से क्या होता था, किसी भी मनसबदार के ओहदा का बोध होता था। ओहदा आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा मनसब होगा, कितना बड़ा मनसबदार है, उसकी रैंकिंग क्या है। तो जात शब्द से क्या होता था, ओहदा का बोध होता था। दूसरा, मनसबदारी व्यवस्था में उसके रैंकिंग का बोध होता था। और तीसरा, मनसबदारी व्यवस्था में उसके वेतन का बोध होता था। तो जात मनसब से या जात शब्द से तीन चीजों का बोध होता था कि उसका पूरे मनसबदारी व्यवस्था में कितने का ओहदा है, हायरार्की में वो कहाँ ठहरता है, और उसके कितने वेतन हैं, ये जात शब्द से पता चलता था। और सवार शब्द से जाहिर सी बात है कि इसमें क्लियर है, इस सवार शब्द से मनसबदारों को जिनको मिलता था उनके सैन्य उत्तरदायित्व का बोध होता था, उनके सैन्य उत्तर दायित्व का बोध होता था कि उसके ऊपर कितनी सेना उसको रखनी है बादशाह के लिए। यानी कि सैन्य उत्तरदायित्व का अर्थ हो गया कि बादशाह के लिए उसको कितनी घुड़सवार सेना रखनी है ये, और अन्य घुड़सवार सेना कितनी रखनी है और अन्य सेना कितनी रखनी है, इसका बोध होता था। ये ध्यान से रखेंगे। चौथा पॉइंट जिसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें जो जात और सवार का पद होता था, तो प्रत्येक मनसब में मनसबदारों को तीन श्रेणियों में रखा गया था। प्रत्येक मनसब में मनसबदारों को तीन श्रेणियों में रखा गया था। जो तीन श्रेणी के मनसब होते थे उसमें एक था जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम कोटि का मनसबदार। प्रथम कोटि का मनसबदार एक ये होता था। दूसरा होता था द्वितीय कोटि का मनसबदार, द्वितीय कोटि का मनसबदार, सेकंड कोटि का मनसबदार। और एक होता था तृतीय कोटि का। जैसे मैंने पहले ही कहा कि तीन श्रेणियां होती थी,
तो तृतीय कोटि का मनसबदार होता था। इसमें प्रथम श्रेणी का मनसबदार हम लोग उसको कहते थे जिसका जात और शबार दोनों बराबर होता था, उसको हम लोग प्रथम श्रेणी के मनसबदार। समझने के लिए, यदि किसी मनसबदार का जात जो है वो 2500 का है और शबार भी उसका 2500 का है, तो उसको हम लोग कहते थे प्रथम श्रेणी का मनसबदार। यानी कि यदि आपका जात और शबार दोनों बराबर है तो वो प्रथम श्रेणी का मनसबदार होता था। द्वितीय श्रेणी का जो मनसबदार होता था जिसका जात और शबार, खासकर शबार जात का आधा या उससे कम होता था, तो उसको हम लोग कहते थे द्वितीय श्रेणी का मनसबदार। अर्थात समझने के लिए, एक उदाहरण के लिए, कि यदि एक 5000 के जात का मनसबदार है, तो उसका शबार यदि 2500 या उससे कम है, यानी 2500 है, तो वो द्वितीय श्रेणी का मनसबदार। और तृतीय श्रेणी का मनसबदार हो जाएगा कि यदि किसी मनसबदार का शबार उसके जात का 1/3 या उससे भी कम होता था, उसको हम लोग तृतीय श्रेणी का मनसबदार। यानी कि किसी का जात जो है वो 5000 का है और उसका सवार यदि मान लीजिए कि आधे से भी कम है, यानी कि लेस देन 2500 या उससे या 1/3 है, इसको हम लोग कहते थे तृतीय श्रेणी का मनसबदार। तो ये जो था, अकबर के शासनकाल में 3 श्रेणियां होती थी और प्रत्येक श्रेणी में 3-3 कोटियां और होती थी। तो ये याद रखेंगे कि प्रथम कोटि का मनसबदार, द्वितीय कोटि का मनसबदार और तृतीय कोटि का जो होता है वो मनसबदार होता था। साथ ही इसमें क्या होता है कि अकबर के द्वारा जो जात और शबार मनसब की व्यवस्था की गई थी, तो इसमें भी क्या होता था ना, कि जैसे मैंने पहले कहा कि प्रत्येक कोटि में भी 3-3 कोटियों के मनसबदार होते थे। तो मनसबदारों का जो पद होता था, तो वो इसमें भी क्या होता था कि पदानुक्रम का पद होता था। पदानुक्रम का पद होता था, यानी हायरार्की के आधार पर पदानुक्रम का पद होता था। तो पदानुक्रम का क्या पद होता था, वो आप ध्यान से देखिए अगला पॉइंट में। यानी कि अभी कितने पॉइंट पर हम लोग पहुंचे थे इस व्यवस्था में, मनसबदारी व्यवस्था में? अभी हम लोग 4 पॉइंट पर पहुंचे थे, तो इसको पॉइंट के रूप में आप 5वां पॉइंट बना लेंगे। तो पदानुक्रम में क्या होता था, जो 3 पदानुक्रम का भी मनसबदार होता था, उसमें एक होता था जिसको हम लोग कहते थे मनसबदार। सिंपल सा उसको कहा जाता था मनसबदार कहा जाता था। दूसरा होता था जिसको हम लोग कहते थे अमीर कहते थे, फिर अमीर होता था। और तीसरा जो होता था वो कहलाता था अमीर ए उम्दा। तीसरा जो होता था पदानुक्रम में, उसको हम लोग कहते थे अमीर ए उम्दा कहा जाता था। तो इस तरीके से हायरार्की होता था मनसबदारों का। तो मनसबदार हम लोग कहते थे कि जिसके जात का दर्जा 500 से 500 से नीचे के जात का दर्जा, 500 से नीचे के जात का दर्जा, उसको हम लोग मनसबदार कहते थे। जिसका जात का दर्जा एक तरीके से कहेंगे कि 500 से लेके 2500 के बीच का होता था। 500 से लेके 2500 के बीच जात का दर्जा, वो अमीर कहलाता था। और जिसके जात का दर्जा जो है 2500 से ऊपर होता था, जिसके जात का दर्जा ग्रेटर देन 2500 होता था, उसको अमीर उम्दा कहा जाता होता था, उसको अमीर उम्दा। तो प्रत्येक श्रेणी में, जैसे कि प्रथम श्रेणी का था, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, उसमें भी प्रथम श्रेणी में भी ये 3 मिलेगा, द्वितीय श्रेणी में भी ये 3 और तृतीय श्रेणी में भी ये 3 मिलेगा। तो उसमें जिसके जात का दर्जा 500 से कम होता था, उसको सिंपल हम लोग मनसबदार कहते थे। जिसके जात का दर्जा 500 से 2500 के बीच होता था, उसको अमीर कहा जाता था। और जिसका जात का दर्जा 2500 से ऊपर होता था, उसको हम लोग अमीर उम्दा कहते थे। तो आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न कि आखिर ये जो अमीर अमीर उम्दा और मनसबदार का किया गया था हायरार्की, इस व्यवस्था का लाभ क्या था, क्या अकबर को लाभ मिला होगा? तो सबसे पहले इस व्यवस्था का क्या लाभ था कि इससे क्या होता था कि अधिकारियों का रैंकिंग निर्धारित हो जाता था। अधिकारियों का रैंकिंग निर्धारण, अधिकारियों का रैंकिंग इससे निर्धारित होता था। एक, इससे अधिकारियों का रैंकिंग कि किस ओहदे का है वो, एक तो। दूसरा, रैंकिंग यानी सिंपल शब्द में आप कहेंगे तो इससे मनसबदारों के ओहदा का निर्धारण होता था कि कौन किस श्रेणी का मनसबदार है, उसके ओहदे का निर्धारण होता था।
और साथ ही इससे तीसरा यह भी पता चल जाता था कि एक, जैसे कि एक अमीर ए उम्दा के अंतर्गत, एक अमीर ए उम्दा के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत है, यानी कि अमीर ए उम्दा सबसे ऊंचा पद है, तो एक अमीर ए उम्दा के अंतर्गत जो है वो ये दो मनसबदार काम कर सकते थे, यानी कि इसके अंतर्गत मनसबदार भी काम कर सकता था और इसके अंतर्गत अमीर भी काम कर सकता था। इस हायरार्की का ये सबसे ज्यादा महत्व। और उसी तरीके से एक अमीर के अंतर्गत कौन काम करेगा, तो अमीर के अंतर्गत अमीर उम्दा तो काम नहीं करेगा क्योंकि उससे बड़ा पद है। एक अमीर के अंतर्गत कौन काम करेगा, तो मनसबदार काम कर सकता था। एक अमीर के अंतर्गत कौन काम करेगा, तो मनसबदार काम कर सकता है। तो इस तरीके से इसका बोध होता था। 4 पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। फिर से एक रिपीट कर देता हूँ कि पदानुक्रम हायरार्की बेस पर होता था, तो 500 से नीचे के जात का दर्जा मनसबदार कहलाता था, 500 से 2500 के जात का दर्जा अमीर कहलाता था और 2500 से ऊपर जिसका होता था अमीर उम्दा। अब इस व्यवस्था का लाभ क्या था, अधिकारियों का इससे रैंकिंग निर्धारण हो जाता था, दूसरा इससे ओहदा का निर्धारण, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, एक अमीर ए उम्दा के अंतर्गत मनसबदार भी काम कर सकता था और अमीर, क्योंकि अमीर उम्दा से अमीर का पद छोटा है और अमीर से मनसबदार का पद छोटा है। और एक अमीर के अंतर्गत कौन काम कर सकता है, तो मनसबदार काम कर सकता है, क्योंकि अमीर के नीचे का जो है वो एक मनसबदार है। तो इस व्यवस्था का जो ये पॉइंट है, तीसरा और चौथा पॉइंट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखेंगे। अब ये तो हो गई मनसबदारी व्यवस्था का जो पूरा सिस्टम था वो हो गया। लेकिन अब इस मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता क्या थी, कि जैसा मैंने पहले ही आपको एक फॉर्मेटिंग में बताया था, उस पेज में चले जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो एक लाया क्यों गया था और इसकी जो व्यवस्था की विशेषता क्या थी, अब हम लोग उस पर चलते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता क्या थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता, इस व्यवस्था की विशेषता क्या थी वो आपको जानना है। विशेषता क्या थी, तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, तो मध्य एशिया के प्रणाली, मध्य एशिया के शासकों के द्वारा सबसे पहले यह व्यवस्था लागू की गई थी, मध्य एशिया से ली गई थी। कभी कभी ऑप्शन में मध्य एशिया रहता है तो आप मध्य एशिया टिक करेंगे, और या नहीं तो मूल रूप से जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो मंगोल की जो सैन्य व्यवस्था थी, मंगोल सैन्य प्रणाली का आधार थी। तो मंगोल सैन्य प्रणाली और मध्य एशिया के सैन्य प्रणाली से अकबर ने यह मनसबदारी व्यवस्था ग्रहण की थी, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि यह जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इसमें क्या होता था कि योग्यता के आधार पर मनसबदारों का नियुक्ति होता था। योग्यता के आधार पर मनसबदारों की नियुक्ति होती थी, योग्यता के आधार पर। और योग्य, चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि योग्यता के आधार पर ही इनकी क्या होती थी, पदोन्नति भी होती थी। योग्यता के आधार पर भी इनकी पदोन्नति होती थी। यदि मनसबदार सही नहीं है तो इनके पद पदावनति भी की जा सकती थी, मनसबदारों की पदावनति भी की जाती थी, मनसबदारों की पदावनति भी की जाती थी। साथ ही छठा पॉइंट क्या था कि मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता था, ये आपको पीछे के वीडियो में पता है, बताया होगा कि मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश जो है वो मुगल काल का जो सेना का प्रमुख मीर बख्शी होता था वो करता था। लेकिन मनसबदारों की नियुक्ति करने का जो अधिकार था वह बादशाह के पास ही था, मुगल बादशाह मनसबदारों की नियुक्ति करते थे। छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट इस विशेषता की थी कि मनसबदारों का जो पद होता था वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था, ये क्लियर है, वंशानुगत नहीं था। इसका अर्थ यही है कि जो तीसरा पॉइंट है वो सातवें पॉइंट से जुड़ जाएगा। यदि योग्यता के आधार पर अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का सृजन किया तो फिर यह पद क्या था, वंशानुगत नहीं था, ये ध्यान में रखेंगे। आठवां पॉइंट क्या होगा कि प्रत्येक मनसबदार जो है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रत्येक मनसबदार जो है छोटे पद पर नियुक्त होता था, प्रत्येक मनसबदार छोटे पद पर नियुक्त होता था और छोटे पद पर नियुक्त होने के बाद वह पदोन्नति के माध्यम से आगे बढ़ता था। छोटे पद पर नियुक्त होने के बाद
होने के बाद, छोटे पद पर नियुक्त होने के बाद पदोन्नति के माध्यम से वो ऊपरी पद पर जाता था। यानी कि इसका अर्थ ये होता है पदोन्नति। इसका अर्थ यही हो गया कि किसी की भी नियुक्ति सबसे पहले कहाँ पर होती थी? मनसबदार पर, मनसबदार के पद पर। जो आपने 3 श्रेणियां देखी है उस पर। खाली राजघराने के जो लोग थे, शाही परिवार के लोग थे, के लिए ये नियम न लागू नहीं था, क्योंकि उनकी डायरेक्ट 5,000 7,000 के मनसबदार से नियुक्ति। तो सबसे पहले मनसबदार, इसके बाद आपने मुगलों की सेवा अच्छी की है, योग्यता का प्रदर्शन किया है, तो आप किस पद पर जाएंगे? अमीर के पद पर जाएंगे। और फिर अमीर के पद से आप किस पर जाएंगे? पदोन्नति होके अमीर ए उम्दा के पद पर जाएंगे। अमीर ए उम्दा के पद पर जाएंगे। इस तरीके से इसकी व्यवस्था थी। 9वां पॉइंट क्या था कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आया है। ये जो सैनिक अधिकारी होते थे अकबर के समय, उनको भी, और जो सिविल अधिकारी होते थे यानी जो नागरिक प्रशासन से जुड़े हुए होते थे, दोनों को दिया जाता था। सिविल अधिकारी को भी और जो सैन्य प्रशासन से जुड़े होते थे, दोनों को। कभी कभी आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था केवल सैनिकों से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता था, तो ऐसा नहीं था। अकबर के शासन काल में जो सैनिक सेवा से जुड़े हुए थे, उनको भी मनसब दिया जाता था, पद, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थे, उनको भी पद दिया जाता था, ये ओहदा दिया जाता था, तो दोनों को दिया जाता था। 9वां। 10वां पॉइंट ये याद रखेंगे कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इसमें भी अकबर ने क्या किया था कि दाग और चेहरा पद्धति को लागू किया था। दाग और चेहरा पद्धति को लागू किया था। जाहिर सी बात है, ये दाग और चेहरा पद्धति जो थी, ये कोई नवीन व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह दाग और चेहरा पद्धति सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी लागू किया गया था, और फिर आगे चलकर शेरशाह के द्वारा भी इसे लागू किया गया था। तो शेरशाह और शेरशाह के बाद फिर इस व्यवस्था को अकबर ने लागू किया। दाग, दाग के अंतर्गत क्या होता था कि जो शाही घोड़े होते थे, उस पर एक राजकीय चिन्ह अंकित कर दिया जाता था, ताकि मनसबदारों के द्वारा अच्छे नस्ल के घोड़े बदल नहीं दिए जाए और टट्टू नस्ल के घोड़े जो हैं वो सैन्य सेवा में बहाल न कर दी। तो ये, और चेहरा का अंतर्गत होता था कि इसके अंतर्गत पूरे सैनिक का एक रजिस्टर तैयार होता था, और प्रत्येक दिन इस रजिस्टर के माध्यम से यह जांच की जाती थी कि जिस रंग रूट की भर्ती की गई थी, जिस सैनिक की भर्ती की गई थी, बेसिकली वही है, या उस सैनिक के स्थान पर कोई दूसरा सैनिक सेवा में है, इसकी जांच की जाती थी। तो दाग और चेहरा पद्धति को अकबर ने भी लागू किया। लेकिन इस क्षेत्र में अकबर ने एक और नवीन व्यवस्था शुरुआत की, जिसको 11वें पॉइंट से समझेंगे, जिसको कहते हैं दह बिस्ती प्रणाली। अकबर ने एक दह बिस्ती प्रणाली भी लागू किया। और दह बिस्ती प्रणाली का अर्थ होता है यहाँ पे इस व्यवस्था में, अकबर ने 10 सैनिक के ऊपर 20 घोड़े रखने की इजाजत दी। 10 सैनिक के ऊपर 20 घोड़े रखने की इजाजत। तो 10 सैनिक के ऊपर 20 घोड़े रखने की इजाजत का मूल अर्थ यही था कि यदि युद्ध के मैदान में एक घोड़ा थक भी गया, तो दूसरा तरोताजा घोड़ा जो है तुरंत उपलब्ध कराया जाए, ताकि कि घुड़सवार सैनिकों की कमजोरी सामने न आए। तो दहबिस्ती प्रणाली जो अकबर ने लागू किया था इस सैन्य सेवा में, एक नवीन विषय, इससे पहले आपने नहीं देखा है कि दहबिस्ती प्रणाली और किसी शासक ने लागू किया था। तो इस पद्धति में दहबिस्ती प्रणाली पर भी अकबर ने किया था। फिर इस व्यवस्था का जो 12वीं पॉइंट आपको याद रखना है, वो 12वां पॉइंट यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कि अकबर ने सैन्य व्यवस्था में एक कबायली कबायली और संकीर्णतावादी जो होती है, संकीर्णतावादी सोच को हटाने के लिए अकबर ने क्या किया था कि मनसबदारी व्यवस्था को मिश्रित प्रणाली के आधार पर गठित किया था। मिश्रित प्रणाली के आधार पर, मिश्रित प्रणाली के आधार का अर्थ है यहाँ पे कि एक, जैसे मान लीजिए कि अभी भी होता है ना रेजिमेंट, तो आप उसी शब्द समझिए कि यदि अकबर के समय में कोई एक रेजिमेंट बनाया जाता होगा, मिश्रित प्रणाली का अर्थ है, तो इस एक रेजिमेंट में सभी वर्ग से मनसबदार रखे जाते थे, यानी सैनिक। यानी कि इसमें सबसे बड़ा समझ लिए कि इसमें मुगल भी होंगे, इसमें राजपूत भी होंगे, इसमें अन्य जो मिर्जा होंगे वो भी हो सकते हैं,
जो पठान होंगे वो भी, यानी इस तरीके से सभी वर्ग से एक रेजिमेंट में रखा जाता था। क्योंकि यदि एक ही वर्ग से रखा जाएगा सैन्य व्यवस्था में सैनिकों को, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जुड़ाव अधिक होगा और वो क्या कर सकता है, शासक के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। लेकिन यदि अलग अलग रंगरूट रहेंगे, अलग अलग नस्ल के रंगरूट रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कभी उसमें बादशाह के प्रति आस्था, बादशाह के प्रति अनास्था कभी नहीं आएगी। सबका अलग अलग है, सब अलग अलग हैं। तो इसलिए अकबर ने कबायली और संकरतावादी सोच से परे एक ऐसी मिश्रित व्यवस्था, एक ऐसा बनाया जिसमें एक रेजिमेंट के अंतर्गत हर एक वर्ग से सैनिक को रखा जाता था। प्रणाली में थोड़ी बहुत छूट किसको दी गई थी, तो इस प्रणाली में थोड़ी बहुत छूट राजपूत शासकों को दिया गया था, कि जो राजपूत शासक जैसे मानसिंह थे और भगवान दास थे, जिनको अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया था, इन राजपूत शासकों को केवल छूट था कि अपने मनसबदारी व्यवस्था में केवल राजपूत सैनिक ही रखें। इनको छूट थी कि आप केवल राजपूत सैनिक ही रख सकते हैं। शेष किसी भी रंग रूट को यह छूट नहीं थी कि आप केवल एक ही कैटेगरी के सैनिकों की भर्ती कर सकते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। तो 12वां पॉइंट हो गया। 13वां पॉइंट जो इस व्यवस्था की विशेषता थी कि इस व्यवस्था में 13वां पॉइंट में आप याद रखेंगे कि यह व्यवस्था जो थी एक प्रकार से मंगोल की, जैसे पहले ही बताया, दशमलव पद्धति पर आधारित व्यवस्था थी। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित व्यवस्था थी। तो मंगोलों की जो दशमलव पद्धति पर आधारित व्यवस्था थी, इसमें भी क्या होता था कि सबसे नीचे का जो होता था ना सैनिक का दर्जा, वो 10 का होता था। 10 का सबसे नीचे का, 10 का सबसे नीचे का होता था, यानी कि 10 सैनिकों के ऊपर एक होता था। 10 सैनिक सबसे सबसे नीचे का, यानी 10 के ऊपर एक प्रमुख होता था। फिर जो होता था इसमें सबसे जो टॉप का स्तर होता था वो 1000 सैनिक का प्रमुख होता था, जिसको तुमन कहा जाता था। तुमन या तोमन जो भी कह ले, तुमन या तोमन कहा जाता था। और इस तोमन या तोमन का जो प्रधान होता था वो खान कहलाता था। इस तुमन या तोमन का जो प्रधान होता था वो खान कहलाता था। तो इस तरीके से इसका अर्थ हो जाएगा 10 के ऊपर, फिर 100 के ऊपर, फिर 1000 के ऊपर, फिर 10,000 के ऊपर, यानी कि इस तरीके से यह व्यवस्था काम करती थी अकबर के समय में, सैन्य व्यवस्था। इस व्यवस्था में अकबर ने मंगोलों की दशमलव पद्धति की प्रणाली को भी इनपुट किया था। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये 13 पॉइंट के माध्यम से आप मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता को याद रखेंगे। और ये इसी से जो विशेषता मैंने बताया है, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जिसमें नेक्स्ट सेक्शन बनता है, वो नेक्स्ट सेक्शन क्या बनता है, तो मनसबदारों के वेतन, मनसबदारों के वेतन और उनके दायित्व। मनसबदारों के वेतन कैसे मिलते थे, इसी पर स्टेटमेंट करके आया है। वेतन और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, दायित्व होती थी, वो किस प्रकार का दायित्व था, वो ध्यान से देखेंगे। तो अकबर के समय में जो मनसबदारों का वेतन होता था, या पूरे मुगल काल में, तो पहली व्यवस्था ये देखेंगे कि यह मनसब जो होता था ना, कभी कभी मनसबदारों को नकद वेतन भी दिया जाता था। कभी कभी मनसबदारों को नकद वेतन भी, और दूसरा कभी कभी मनसबदारों को जागीर के रूप में भी वेतन दिया जाता था। जागीर यानी भूमि आवंटित करके जागीर के रूप में भी, जागीर के रूप में भी वेतन दिया जाता। लेकिन जब किसी मनसबदार को जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था, तो वही मनसबदार जागीरदार भी कहलाता था। वही मनसबदार क्या कहलाएगा, जागीरदार भी कहलाएगा। ये मनसबदार आप क्या कहलाएगा, जागीरदार कहलाएगा। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि नगद वेतन, जागीर यानी भूमि आवंटित करके, और जिस मनसबदार को जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था, वो मनसबदार क्या कहलाता था, जागीरदार भी होता था। इसका अर्थ ये होता था कि हर एक मनसबदार जागीरदार नहीं होता था। जागीरदार वही मनसबदार कहलाता था जिसको मुगल शासक जागीर के रूप में वेतन अलॉट करते थे। अब जागीर के रूप में हो यदि वेतन अलॉट होता था, या इसको खासकर जो जागीर के रूप में अलॉट होता था, अब इसका काम होता था पहला कि ये मनसबदार बादशाह के लिए एक सैन्य टुकड़ी रखेगा। पहला काम बादशाह के लिए
निर्धारित संख्या में सेना रखेगा। जिस हिसाब से दायित्व है, जैसे जात है, सवार है, जैसे मैंने बोला कि किसी मनसबदार का 5,000 जात है, तो इसके अंतर्गत 5,000 सवार भी रहेगा। इसका अर्थ है कि इसको 5,000 सैनिक रखने हैं, घुड़सवार सैनिक। यदि किसी का 5,000 का जात है तो इसका हो सकता है द्वितीय श्रेणी का होगा तो इसको 2,500 रखना होगा, और यदि किसी का 5,000 का है, तृतीय श्रेणी का है, तो हो सकता है उससे कम रखना होगा। तो बादशाह के लिए निर्धारित संख्या में सेना, निर्धारित संख्या में सेना का अर्थ यही हुआ कि जो जात और सवार हम लोगों ने अभी जिक्र किया है, तो प्रथम श्रेणी का है तो 5,000 जात और 5,000 सवार रखना होगा। द्वितीय श्रेणी का है तो जात का आधा सवार होगा, और तृतीय श्रेणी का है तो जात के आधे से भी कम सैनिक संख्या में रखने होंगे। इसलिए मैंने एक ही टर्म यूज किया है, बादशाह के लिए निर्धारित संख्या में सेना रखना, निर्धारित संख्या में सेना रखना। इसका अर्थ आपको यही लगाना है कि सेना वही होगा जो जात प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का था। दूसरा इसमें क्या था कि ये जो निर्धारित संख्या में सेना रखेंगे मनसबदार, इस जागीर से मनसबदारों को इन सैनिकों का वेतन और अन्य जो सैनिक साजो सामान होता था, अन्य सैनिक साजो सामान भी इन्हें देना होता था। अन्य सैनिक साजो सामान इसको देना होता था, साजो सामान देना होता था, अन्य सैनिक साजो सामान देना होता था। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे बी के बाद सी पॉइंट के रूप में कि यदि कोई मनसबदार जागीरदार भी है तो इसका ट्रांसफर भी होते रहता था, इसका स्थानांतरण भी होगा। स्थानांतरण का अर्थ हुआ, स्थानांतरण होता था, इसका अर्थ ये हुआ और होगा भी। स्थानांतरण के मान लीजिए कि जब इसकी नियुक्ति हुई थी तो इसको एक एक्स जागीर दिया गया था, यहाँ का ये जागीरदार था और यहाँ के जागीर की आय से अपना वेतन रखालना है और बादशाह के लिए सेना, जो ऊपर बताया। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसका ट्रांसफर अब यहाँ जो वाई एक जागीर है इसमें कर दिया जाता था, यानी कि इस व्यवस्था में जो मनसबदार जागीरदार होता था उसका ट्रांसफर भी होता था। क्यों होगा ट्रांसफर? यदि एक ही जागीर में या यहाँ पर रह जाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय जमींदारों और किसानों से साठगांठ करके बादशाह के खिलाफ विद्रोह या बगावत कर सकता था। इसलिए एक जगह पर लंबे समय तक किसी भी ऐसे जागीरदार को जमने नहीं दिया जाता था, इनका ट्रांसफर होते रहता था, जो मैंने आपको विशेषता में बताया था। और सी के बाद डी पॉइंट एक और इसमें याद रखेंगे कि यदि कोई मनसबदार जागीरदार है तो इस जागीर में कृषि के विकास को प्रोत्साहन देना, कृषि के विकास को प्रोत्साहन देना इसका भी काम बनता था, क्योंकि इसी से इसकी वेतन और सैनिकों के खर्च आने हैं। तो कृषि के विकास के लिए प्रोत्साहन देना होता था। तो कृषि के विकास के लिए डायरेक्ट नहीं, क्योंकि अब इस मुगल व्यवस्था में क्या था ना कि यदि कोई मनसबदार जागीरदार है तो इस मनसबदार के नीचे अब एक शब्द हो जाएगा जागीरदार। तो यही जागीरदार भी है और इस जागीरदार के नीचे कौन सा होगा? जमींदार होता था। ठीक है ना, कई सारे एक जागीर में जमींदार हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए वाई जागीर है, इसमें ए एक जमींदार हो सकता है, बी जमींदार हो सकता है, सी जमींदार होगा, इसके नीचे जमींदार, और फिर इसके नीचे होते थे किसान। इस तरीके से ये व्यवस्था काम करती थी कि जो मनसबदार जागीरदार है उसके नीचे जमींदार होगा, यानी वो जमींदार से खेती के लिए प्रोत्साहन करवाएगा, और जमींदार का काम बनता था किसान को प्रोत्साहन करे कि वो खेती के लिए क्या क्या करे, जमींदार वो इनपुट देता था। तो पूरी व्यवस्था, इसीलिए कहते हैं ना कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था जो आधारित थी इस त्रिकोण पर, किसान, जमींदार और जागीरदार पर, इसमें से एक भी स्तंभ निकलेगा सैन्य प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। और मुगलों के समय में, लास्ट समय में यही हुआ था कि जागीरदारी व्यवस्था चरमरा रही थी, इसलिए एक टॉपिक ही है मुगल काल में जागीरदारी संकट, और उसी पर मुगलों की सैन्य व्यवस्था पूरी आधारित थी। वह सिस्टम टूटेगा, मुगल सैन्य प्रणाली कमजोर होगी, और जब सैन्य प्रणाली कमजोर हो जाए तो फिर राज्य की जो विस्तार है, जो उसकी मारक क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होने लगी और साम्राज्य पतन की ओर चलना शुरू हो जाता है। यही मुगलों के साथ भी हुआ था। तो ये ध्यान में रखने की आपको जरूरत है। अब उस समय क्या होता था कि जो मुगल मनसबदार थे इनका वेतन भी किसी रूप में कम नहीं था। उस समय और आज के समय से आप तुलना कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मुगल मनसबदारों के वेतन कितने होते थे। तो वेतन किन रूपों में दिया जाता था वो तो आपने देख लिया, लेकिन वेतन का कुछ आप उदाहरण देख लीजिए कि मुगल मनसबदारों के किस तरीके से वेतन होते थे, आप समझ जाएंगे कि कितना उसको वेतन दिया जाता था। यदि कोई 5,000 का मनसबदार है,
5000 का मनसबदार, यानी कि जात से होता था, बोध याद होगा कि जात शब्द से उसके वेतन, उसके हायरार्की सब कुछ का बोध होता था। तो 5000 यहाँ पर आप समझेंगे जात। यदि 5000 जात का कोई मनसबदार है, का वेतन जो होता था वो 30,000 मासिक होता था। आप समझ सकते हैं कि कितना उच्च वेतन उस समय मुगल मनसब लेते थे। और यदि कोई मान लीजिए कि 3000 का मनसबदार है, कोई यदि 3000 जात का मनसबदार है, तो 3000 जात के मनसबदार को उस समय मुगल काल में यानी अकबर के काल में लगभग 17,000 मासिक वेतन मिलता था। तो ये भी कम नहीं हुआ। आज के समय में भी 30,000 कमाना कठिन काम है, 17,000 कमाना कठिन काम है, आप समझ सकते हैं। और जिसका 1000 का मनसबदार होता था, यानी कि 1000 जात का कोई मनसबदार होता था, तो उसका जो मासिक वेतन था वह 8200 रुपीज था, 8200 रुपया उसका मासिक वेतन था। इस तरीके से उस पूरे विश्व में या मध्य एशिया में जो ये सैन्य प्रणाली रही होगी, चाहे चूंकि तैमूर ने यानी कि मंगोल ने भी लागू किए थे, मध्य एशिया के कई शासकों ने इसको लागू किए थे। तो कुल मिला के आपको यही ध्यान में रखना है कि मुगल मनसबदार जो थे उस समय भी सबसे अधिक वेतन प्राप्त करते थे, जो आपके सामने उदाहरण के रूप में रखा हुआ है। तो मनसबदारों का वेतन कैसे मिलता था और क्या उनके दायित्व होते थे, वो आपने देख लिया है। अब इसमें क्या था कि मनसबदारी व्यवस्था में, जैसे कि अब आपने जान लिया होगा कि इसी मनसबदारी व्यवस्था से ही क्या था कि मुगल सैन्य प्रणाली जुड़ी हुई। तो मुगल सैन्य प्रणाली में क्या था कि अब इसी से थोड़ा सा जुट जाएगा मुगल सैन्य प्रणाली, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप इसको जान लीजिए। मुगल सैन्य प्रणाली, तो मुगल सैन्य प्रणाली जो थी, क्लियर हो गया पहला पॉइंट यहीं से कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य प्रणाली की आधार थी। व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य प्रणाली की आधार थी, क्योंकि आपने देख लिया कि मनसबदारों का उत्तरदायित्व क्या होता था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य प्रणाली की आधार थी, इसी पर ये टिका हुआ था, मुगल सैन्य प्रणाली की आधार थी। एक तो पहला पॉइंट यहीं से याद रखना है, आधार थी याद रखना है। दूसरा इसमें क्या है कि मुगल सैन्य विशेषता का जो मुगल सैन्य प्रणाली का अंग, मुगल सैन्य प्रणाली का अंग, यानी कौन कौन सा सैन्य सैन्य प्रणाली का अंग। तो मुगल सैन्य प्रणाली का जो अंग था, तो मुगलों के समय में भी पैदल सैनिकों की हमें जानकारी मिलती है, जिसको पायक कहा जाता था। तो पैदल सैनिक होते थे। पैदल सैनिक के साथ साथ मुगलों की व्यवस्था में घुड़सवार सैनिक होते थे, और इस पर अधिक क्योंकि मध्यकालीन जो युद्ध प्रणाली थी उसमें घुड़सवार सैनिकों का ज्यादा महत्व आपने विजयनगर बहमनी के बीच भी देखा था कि संघर्ष में एक वाइटल रोल प्ले कर रहा था। तो घुड़सवार होता था। तीसरा जो मुगल सैन्य व्यवस्था में थी वो हस्ती सेना होती थी, हाथियों की सेना होती थी। चौथा मुगल सैन्य प्रणाली में तोप खाना होता था, तोप खाना। फिर बंदूकची भी होते थे, बंदूक चलाने वाले जो होते थे वो बंदूकची कहलाते थे, तो बंदूकची होते थे मुगल सैन्य प्रणाली में। और फिर मार्ग निर्माण से संबंधित, आज जैसे भारत में बॉर्डर सीमा संगठन है ना, कुछ उसी तरह से मार्ग निर्माण और संचार साधन बहाल करने वाले होते थे। संचार साधन बहाल करने वाले होते थे। जब मुगल सैनिक अभियान पर चलते थे तो कहीं मार्ग बनाना है तो वो मार्ग बनाने के लिए संचार की बहाली किस तरीके से की जाए वो करते थे। तो पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे, हस्ती सैनिक होते थे, तोपखाना। और मुगलों की सैन्य प्रणाली की सबसे विशेषता यही थी, तोपखाना। क्योंकि मुगल सैन्य व्यवस्था में आपने देखा है कि बाबर की भी जो हर एक युद्ध में विजय होती है, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, राणा के खिलाफ जो वो खानवा का युद्ध लड़ा था उसमें उसकी विजय हो, या अन्य जो भी, तो प्रत्येक में तोपखाना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिर इनमें बंदूकची भी होते थे, क्योंकि बारूद सब का आविष्कार हो चुका था, बारूद का मुगल सैनिक प्रयोग करते थे, तो बंदूकची होते थे, मार्ग निर्माण करने वाले अधिकारी होते थे। और फिर एक शाही अंगरक्षकों का भी दल होता था, अंगरक्षक शाही अंगरक्षक जो बादशाह के लिए प्रॉपर बादशाह की रक्षा करते थे,
बादशाह के चीजों की जरूरतों को पूरा करते थे, वो शाही अंगरक्षक होते थे। की पॉइंट एक ये याद रखेंगे कि मुगल सैन्य प्रणाली की कमजोरी भी एक थी। कमजोरी क्या थी? कमजोरी क्या थी? तो मध्यकालीन भारत में कई सारे शासकों ने नौसेना का विकास कर लिया था, इनके जो समकालीन थे, लेकिन मुगलों ने नौसेना के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने नौसेना के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। ये इनके सैन्य प्रणाली की कमजोरी थी। प्राचीन भारत में भी आपने देखा होगा कि कई राजवंशों ने नौसैनिक के विकास पर बल दिया था। पल्लवों के पास थी, चोल शासकों के पास थी, और उसी नौसेना की बदौलत चोलों ने श्रीलंका का, जावा, सुमात्रा द्वीप, केदार राज्य की विजय की थी। तो नौसेना इनके पास नहीं थी, ये इनकी कमजोरी थी। और संभवतः यही कारण था कि अरब सागर में उस समय जो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, खासकर अरब सागर में अरब व्यापारियों ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। पुर्तगालियों ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुगलों के समकालीन एक उस्मानिया सल्तनत, उन्होंने भी नौसेना का विकास कर लिया था। उस्मानिया, जिसको ऑटोमन तुर्क कहते हैं, तो उस्मानिया सल्तनत ने भी नौसेना का विकास कर लिया था। और आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब भारत में पुर्तगालियों के आगमन वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गुजरात के शासक और उस्मानिया सल्तनत के बीच कई बार मित्रता की संधि हुई, और वो दोनों मिलकर पुर्तगालियों को हिंद महासागर से विस्थापित करना चाहते थे। लेकिन अंततः देखा होगा कि जो उस्मानिया अर्थात ऑटोमन तुर्क थे, उन्होंने फिर से जब लगा ऑटोमन तुर्कों को पुर्तगाली से हटा नहीं सकते हैं, पुर्तगाली को अरब सागर से, तो दोनों ने एक संबंध बना लिया, मैत्री संबंध स्थापित कर लिया एक संधि के तहत। और जो उस व्यापार में हिस्सा था, वो उस्मानिया सल्तनत को भी मिलना शुरू हो गया था। तो इन्होंने नौसेना नहीं बना। दूसरा, जो मुगल तोपखाना होता था, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि मुगल तोपखाना जो था ना, काफी भारी भरकम तोपें इनकी होती थी, भारी भरकम तोपें। तो युद्ध के समय में क्या होता था ना कि कहीं कठिन जगह पर, भौगोलिक, यदि ध्रुव भौगोलिक कठिनाई के क्षेत्रों में युद्ध हो रहा है, तो वहां इनका जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये जो था सो मुगल सैन्य प्रणाली थी। तो इस टॉपिक में आपने क्या क्या जान लिया है, तो मैं एक बार समेशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्या हो जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा। तो समेशन के रूप में सबसे पहले हम लोगों ने देखा, जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे इसमें, तो हम लोग सबसे पहले चर्चा उठा रहे थे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। तो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जब हम लोग चर्चा उठाना शुरू किए, डिस्कशन करना शुरू किए, इसमें क्या क्या पॉइंट सब निकल कर आया, और बिल्कुल हर एक पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मनसबदारी व्यवस्था के पीछे प्रयोजक तत्व क्या था, आखिर अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था क्यों लाया गया, इसका अर्थ यही है। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि मनसबदारी व्यवस्था में जो प्रमुख तत्व था, क्या था, तो वो आपने देखा मनसबदारी व्यवस्था का प्रमुख था, जिसमें हमने मनसब क्या था उसकी व्याख्या की थी, हर एक चीज आपको पता होगा। तीसरा, इसमें हम लोगों ने देखा था कि मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता क्या थी। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। विशेषता जो आपको 13-14 पॉइंट बताया था, तो आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न आएगा तो यहीं से वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन करके आएगा। तीसरा, चौथा, जो इसमें आपने देखा था कि जो विशेषता के बाद कि मनसबदारों का जो वेतन होता था, मनसबदारों का वेतन और दायित्व, मनसबदारों का वेतन और दायित्व क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपने देखा। और पांचवा, आपने देखा कि जो मुगल सैन्य प्रणाली थी, तो सैन्य प्रणाली का जो प्रमुख अंग था, सैन्य प्रणाली का अंग, वो आपने देखा। और इस अंग के साथ साथ आपने इसकी जो कमियां थी वो भी देख ली कि मुगल सैन्य प्रणाली की कमियां क्या थी। तो इस तरीके से यूपीएससी में यहाँ पर यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो मेंस में तो ये नहीं पूछेगा, जीएस के मेंस में नहीं, लेकिन ऑप्शनल पेपर जिसका इतिहास होगा, का मैंने एक बहुत बड़ा एरिया क्लियर कर दिया है, और यहाँ से ऑप्शनल पेपर में सैन्य व्यवस्था पर प्रश्न आता है। लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स में यहाँ से दो, जो तीसरा और चौथा सेक्शन है, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखेंगे कि कई बार पूछा है कि मनसबदारी व्यवस्था में मनसब केवल सैनिकों को दिया जाता है, जबकि हमने आपको बता दिया कि मनसब सैनिक और असैनिक दोनों अधिकारियों को मिलता था। सिर्फ स्टेटमेंट है कि मनसबदारों का वेतन केवल नगद होता था, तो वो भी गलत है कि मनसबदारों का वेतन नगद और जागीर दोनों को होता था।
तो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए जो तीसरा और चौथा सेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसको एज इट इज जो हमने पॉइंट वाइज बताया आपको उसी तरीके से स्मरण में रखने की जरूरत है। शेष जो प्रयोजक तत्व है, प्रमुख तत्व है, यहाँ से स्टेट पीसीएस में भी प्रश्न आते रहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह व्यवस्था आपको अच्छा लगा होगा। क्लास कल पिछले लेक्चर में आपने मुगल प्रशासन को देख लिया था, इस लेक्चर में जो है सो आपने मनसबदारी व्यवस्था को देख लिया है। अब इससे जो अगला लेक्चर होगा, इसमें अगले सेशन में हम लोग या अगला लेक्चर जो आपके पास जाएगा, अभी प्रशासन में एक और बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं मुगल राजस्व प्रशासन। ये भी एक सिंगल वीडियो में आपके पास जाएगा, क्योंकि हम जब बताएंगे तो काफी डिटेल से बताएंगे। तो भू राजस्व प्रशासन पर अगला वीडियो होगा, उसको हम लेकर आएंगे, तो वो कल आपको मिल जाएगा। आज आप ये देख के वॉच कीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। आप लोग कमेंट करेंगे कितना अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को सभी लोग देखिए, और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जीएस का दो प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का और एक आइकॉनिक। जीएस के प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपये का है, और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन जो है 72,000 का है, और यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा जीएस का सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 69,500 का है, और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त होगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन 1,07,000 का है, और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। और क्लास के लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो फिर से बढ़ने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से जो भी कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान बना रहा है तो वो सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले लें। मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी यूज करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर, फिर स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 रुपया है, और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है आप 24,750 में प्राप्त कर लेंगे। आप अनअकैडमी का 1 या 2 वर्षों का प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, और ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। इसमें प्लस कोर्स में मैं आपका ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी और हिस्ट्री में मार्गदर्शन करेंगे, और साथ ही जो जीएस का कठिन सेक्शन है उसमें आपका मार्गदर्शन करूंगा। और प्रत्येक दिन मेरी स्पेशल क्लास 7 बजे मॉर्निंग में होती है, तो आप उसमें आइए, पार्टिसिपेट कीजिए और अपने तैयारी को जांचिए परखिए। तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी याद रखेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने में। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। इसमें वीडियो में मनसबदारी व्यवस्था बताया, अगले वीडियो में हम आपके लिए मुगल भू राजस्व प्रशासन लेकर आएंगे। तब तक सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।